हम में से कई लोग अक्सर ये मानते हैं कि होम्योपैथी में आर्निका, कैलेंडुला, रूटा, सिम्फाइटम आदि मैकेनिकल इंजरी के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन दवाओं में से हैं और कई सारे पेशेंट्स को हम बेझिझक होकर इसे प्रिस्क्राइब भी करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर हम जाने अनजाने में ध्यान नहीं देते जब हम ऐसी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं। हमने अपने पिछले सेशंस में ये साफ तौर पर सीखा था कि हमारी दवाएं सिर्फ वाइटल फोर्स पर काम करती हैं और उसके डीरेंज्ड वाइटैलिटी को वापस ठीक करती हैं। हमने ये भी देखा है कि वाइटल फोर्स पर सिर्फ डायनामिक इन्फ्लुएंस के जरिए ही असर डाला जा सकता है। अब हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति का वाइटल फोर्स बिल्कुल सही संतुलन में है और फिर उसे एक मैकेनिकल इंजरी हो जाती है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या ये मैकेनिकल इंजरी डायनामिक लेवल पर असर डालकर उस व्यक्ति के वाइटल फोर्स को डिरेंज कर सकती है? हमें यकीन है कि आपका जवाब ना ही होगा, जिसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का वाइटल फोर्स सही ऑर्डर में है तो मैकेनिकल इंजरी होने के बावजूद भी वाइटल फोर्स ऑर्डर में ही रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम उस व्यक्ति को पोटेंटाइज्ड रेमेडी क्यों दे रहे हैं जिसकी वाइटैलिटी पहले से ही ऑर्डर में है। हम उस रेमेडी से क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप में से किसी ने कभी इस बारे में सोचा है? चलिए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। विनोद जी, मैं तो आज आपके पास आने ही वाला था। जरा अपना जीपे नंबर तो देना। क्यों चाहिए आपको मेरा जीपे नंबर? कुछ पैसे भेजने हैं। किस बात के पैसे? वो क्या है ना, आपका छोटा लड़का साइकिल चलाने लायक हो गया है। तो क्या? तो मैं सोच रहा था कुछ पैसे देके आपकी मदद कर दूं ताकि आप बच्चे के लिए एक साइकिल दिला सको। ये कैसा मजाक है भाई साहब? क्या मैंने या मेरे बच्चे ने आपसे पैसे मांगे हैं? आपने मांगा तो नहीं है, पर पड़ोसी होने के नाते मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ और आर्थिक रूप से सक्षम भी हूँ। अपने परिवार और बच्चों की जरूरतें पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। और जब तक मैं इस लायक हूँ, मैं क्यों लूं किसी बाहर वाले से कोई मदद? जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा, एक घर में परिवार के मुखिया से ये अपेक्षा की जाती है कि जब तक वो आर्थिक रूप से स्थिर है और अच्छा कमा रहा है, तब तक अपने घर और उसमें रहने वाले सदस्यों की सभी जरूरतें पूरी करना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में अपना कर्तव्य निभाने के लिए उसे बाहर से किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार वाइटल फोर्स वो मुखिया है जो डायनामिक और मटेरियलिस्टिक दोनों स्तरों को नियंत्रित करती है। जब तक ये वाइटल फोर्स ऑर्डर में है, तब तक इसे भौतिक शरीर पर किसी बाहरी आघात जैसे चोट या खरोच के कारण होने वाले छोटे मोटे सुधारों के लिए बाहर से किसी मदद की जरूरत नहीं होती। अगर हमारी वाइटल फोर्स और दवाइयाँ बोल पाती, तो शायद उनके बीच कुछ ऐसी ही बातचीत होती। ओए 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 ओए, ये कहाँ घुसे चले आ रहे हो मुंह उठा के? वो पैर पर चोट लगी है ना, तो उसी को ठीक करने के लिए। चोट मेरे शरीर के पैर पर लगी है ना, तो उसे ठीक करना भी मुझे आता है। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी मदद की, समझे? अब जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। अब चलिए थोड़ा सा और लॉजिक लगा लेते हैं। हमारी मटीरिया मेडिका में जो रिकॉर्डेड सिम्पटम्स हैं, उनका सोर्स मेनली ड्रग प्रूविंग है और हम सब ये जानते हैं कि जो सिम्पटम्स ड्रग प्रूविंग के दौरान ऑब्जर्व किए गए हैं वो हाईली रिलायबल हैं, क्योंकि इंडिकेटेड रेमेडी से हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो पेशेंट के शरीर में जाकर वही सिम्पटम्स पैदा करें जो पेशेंट में पहले से ही हैं, पर थोड़ी अधिक तीव्रता से। अब जरा अपना कॉमन सेंस जगाइए और सोचिए, क्या जब आर्निका और कैलेंडुला की प्रूविंग हो रही थी तो क्या प्रूवर्स में इंजरीज डेवलप हो गए थे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। इसका सीधा मतलब ये है कि मटीरिया मेडिका में जो ये सिम्पटम्स दिए गए हैं वे कभी प्रूविंग में आए ही नहीं। ये सब के सब सिर्फ क्लिनिकल सिम्पटम्स हैं जो लीस्ट रिलायबल होते हैं। अब कुछ लोग ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि फिर हम ये दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं? तो इसका जवाब कड़वा है। सब देते आए हैं, सब दे रहे हैं, तो हम भी देंगे। कौन इतना दिमाग खपाएगा? लेकिन जो हकीकत मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो हमारी अपनी लिटरेचर में भी साफ साफ दी हुई है।
अगर इंसान को बाहरी तौर पर कोई चोट लगती है, मिसाल के तौर पर अगर उसकी उंगली फट गई हो तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो ऑर्डर है, जो सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ काम करता है, वो सतह पर हुई हर उस गड़बड़ी को खुद ब खुद ठीक कर देगा जो बाहरी वायलेंस की वजह से हुई है। वो इंसान जो अपनी वाइटल फोर्स के स्तर पर बीमार है, उसे एक फिजिशियन की जरूरत है। लेकिन जिसे गहरा घाव लगा हो, जिसकी हड्डी टूटी हो या शरीर में कोई डिफॉर्मिटीज हो, उसे एक सर्जन की जरूरत होती है। अगर उसका दांत निकालना ही है तो उसे एक सर्जन डेंटिस्ट चाहिए। भला आप उस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे जिसे एक घायल व्यक्ति की टूटी हड्डियां जोड़ने के लिए सर्जन बुलाने भेजा गया हो, लेकिन वो उस व्यक्ति के घर की छत ठीक करने के लिए एक कारपेंटर को ले आए। अगर सिर्फ उस व्यक्ति के घर को मरम्मत की जरूरत है तो उसे कारपेंटर चाहिए, सर्जन नहीं। एक फिजिशियन को इंसान और उसके घर के बीच और इंसान की रिपेयर और उसके घर की रिपेयर के बीच फर्क समझना ही होगा। किसी कटे फटे घाव के लिए सिर्फ दवा देना या किसी गहरे जख्म को रेमेडी की एक डोज से भरने की कोशिश करना मूर्खता है। चाकू, हुक वगैरह से लगी चोटें उस घर को प्रभावित करती हैं जिसमें वो इंसान रहता है, और इनका इलाज सर्जन द्वारा ही किया जाना चाहिए।